Okay students, let's start with today's lab. आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि लास्ट वीक में जहाँ छोड़ा था हमने वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वीक आप लोगों ने थ्योरी में लिस्ट्स पढ़ी होगी शायद, आई थिंक सो, और शायद रिकर्जन भी स्टार्ट की होगी। चलें ठीक, वो सेक्शन ए ने तो कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद लिस्ट्स, और फिर उससे नेक्स्ट वीक आई थिंक मिड टर्म एग्ज़ाम है, या शायद आई थिंक हाँ मिड टर्म एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद फिर रिकर्जन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नहीं, मिड टर्म में क्लासेस नहीं होंगी, ना क्लासेस होंगी ना लैब होंगी। ठीक है। जी लैब सब ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लैब 6, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम आप लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसी को आज कंप्लीट कर लेते हैं। सो इन्वायरमेंटल डायग्राम आप बनाओ या ना बनाओ, इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर ये है कि इन्वायरमेंटल डायग्राम बनाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो और आउटपुट जो है वो सही है। ठीक है, जिस तरह कल के क्विज़ में डिटरमिन द आउटपुट वाला सवाल आया था, एंड पार्ट ए अगर आप अच्छे तरीके से करते तो पार्ट बी की समझ आनी थी आपको। ठीक है, अगर आपने पार्ट ए सही नहीं किया तो पार्ट बी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके टीचर बता देंगे आपको, अभी डिस्कस नहीं किया उन्होंने, क्लास नहीं हुई, नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। चलें 12। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, लाइन 219। जब ये वाली लाइन चलेगी सो देन क्या होगा, निक नेम रखा जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी y इज़ इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी बिकॉज ये फंक्शन f के अंदर है। ठीक है, और फंक्शन f अभी कॉल नहीं हुआ। सो लाइन 228 में y इज़ इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन जो है टेस्ट होगी। तो आप बताएं y की वैल्यू 10 से कम है या 10 से कम है। ठीक है, 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन इज़ ट्रू। सो वाइल लूप जो है वो चलेगा, कंप्यूटर वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा या पाइथन उसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है और ये एक एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने से पहले या एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने से पहले हर नेम का मतलब देखा जाएगा। यहाँ पे f एक नेम है, y भी एक नेम है, और इसी तरह ये स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ एक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, इसको भी जो है वो इवेलुएट किया जाएगा। सो हम ग्लोबल फ्रेम में हैं। ग्लोबल फ्रेम में f का मतलब है फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, मतलब जान चुका है कंप्यूटर। फिर उसके बाद y का मतलब देखा जाएगा, y का मतलब क्या है, 1। ठीक है, और अगर फंक्शन नेम के साथ ब्रैकेट्स आ जाएं तो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, कंप्यूटर को पता चल गया कि f का मतलब है फंक्शन। ठीक है, f के अंदर ना कोई इंटीजर है, ना कोई फ्लोटिंग नंबर है, ना कोई स्ट्रिंग है, बल्कि एक फंक्शन का नाम है। और फंक्शन नेम के साथ अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है तो ग्लोबल फ्रेम बनता है f1। ठीक है, सो लाइन 230 में जो f ऑफ y है उसने क्रिएट किया है फ्रेम f1। ठीक है, सो दिस y विल बी ट्रांसफर टू x, और y के अंदर क्या है, 1, तो इसका मतलब x के अंदर क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, सो x विल कंटेन 1। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, कोई मसला नहीं। ओके नेक्स्ट, y इज इक्वल टू मैक्स। इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो है वो पहले चलेगी। इक्वल के राइट हैंड साइड में जितने भी नेम्स हैं उनका मतलब जो है वो देखा जाएगा। मैक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन किस फ्रेम के अंदर, फ्रेम F1 के अंदर। सो फ्रेम F1 में x मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये क्या है, ये 1 है।
ठीक है। फिर 3 का मतलब 3 है, ये कंप्यूटर को पता है 3 का मतलब 3 है। व्हाट अबाउट मैक्स? मैक्स कहीं है फ्रेम F1 में? फ्रेम F1 में मैक्स कहीं नहीं है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ग्लोबल फ्रेम में जाएगा और ग्लोबल फ्रेम में देखेगा कि मैक्स है। तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल फ्रेम में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो छुपे हुए होते हैं लेकिन काम करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैक्स वाला फंक्शन काम करेगा, ऑल्दो आपको ग्लोबल फ्रेम में वो नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो आपको ग्लोबल फ्रेम में मैक्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैक्स अपना काम करेगा। और मैक्स का क्या काम है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। लेकिन यू शुड नो कि कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे मैक्स नहीं लिखा हुआ, इट विल गो टू ग्लोबल फ्रेम। ग्लोबल फ्रेम में जितने भी पाइथन के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं ग्लोबल फ्रेम में डिफाइंड है। ग्लोबल फ्रेम में वो डिफाइंड है और कंप्यूटर को पता है मैंने बिल्ट इन फंक्शन के साथ, या बिल्ट इन फंक्शन को पता है मैंने क्या काम करना है, ठीक है। सो मैक्स अपना काम करेगा, मैक्स का काम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। सो 1 × 1 क्या है 1, 3 × 1 क्या है 3, तो मैक्सिमम दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। सो वाई के अंदर क्या जाएगा 3 जाएगा, यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो ग्लोबल फ्रेम में डिफाइंड है, हालांकि नज़र नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, लेकिन डिफाइंड है, मौजूद हैं और वो अपना काम एज यूजुअल करेंगे, ठीक है। सो वाई के अंदर 3 है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, ज़ीरो के नाम से एक निक नेम क्रिएट होगा और वो किसका निक नेम होगा, वो होगा ज़ीरो ऑफ टी फंक्शन का, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो ज़ीरो ऑफ टी है ये चाइल्ड है और इसका पेरेंट जो है वो एफ़ है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ टी फंक्शन एफ़ के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है, फंक्शन एफ़ के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। लिहाजा आपने फिर इन्वायरमेंट डायग्राम में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड ज़ीरो है, पेरेंट एफ़ है, एफ़ का फ्रेम कौन सा है F1, तो आपने यहाँ पे लिखना है पेरेंट इज इक्वल टू F1, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखो। कौन सी लाइन? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी रिटर्न ज़ीरो, लेकिन रिटर्न के चलने से पहले ज़ीरो का मतलब देखा जाएगा ग्लोबल फ्रेम सॉरी लोकल फ्रेम के अंदर। तो लोकल फ्रेम में ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो ऑफ टी, लिहाजा रिटर्न वैल्यू विल आल्सो स्टार्ट पॉइंटिंग टू ज़ीरो ऑफ टी, क्योंकि ज़ीरो के अंदर क्या है ज़ीरो ऑफ टी है। सो रिटर्न वैल्यू विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू ज़ीरो ऑफ टी। ज़ीरो ऑफ टी क्या है, फंक्शन है, ज़ीरो ऑफ टी इज़ अ फंक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, वैल्यू जब रिटर्न बैक होगी किसको रिटर्न बैक होगी, जिसने फ्रेम F1 को क्रिएट किया। F1 को किसने क्रिएट किया, एफ ऑफ वाई ने, ठीक है। सो फ्रेम एफ ऑफ वाई ने सॉरी फंक्शन एफ ऑफ वाई ने फ्रेम F1 को क्रिएट किया, लिहाजा ये जो वैल्यू है जो रिटर्न बैक होगी, ये जो फंक्शन का नेम है ये रिटर्न बैक होगा किसको, एफ ऑफ वाई को, एफ ऑफ वाई को ये रिटर्न बैक होगा। यानी अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ वाई नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है ज़ीरो, और ज़ीरो के साथ ये लैम्डा जेड, जेड माइनस वाई प्लस 10, ठीक है। यानी अब एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या आ गया ज़ीरो, एंड ज़ीरो क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब ज़ीरो एक फंक्शन है, कंप्यूटर को पता चल गया ज़ीरो एक फंक्शन है, फंक्शन के नेम के साथ ब्रैकेट्स हैं, यानी अब फंक्शन कॉल होगा। कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ज़ीरो वाला फंक्शन कॉल होगा। क्या ये वाला जो फ्रेम है ये डिस्ट्रॉय होगा, ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि इस फ्रेम के अंदर एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, क्रिएटेड है, इसलिए ये फ्रेम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो जब ज़ीरो वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, एक नया फ्रेम बनेगा, एक नया फ्रेम F2 ज़ीरो के नाम से बनेगा, ठीक है। और इसका साथ ही आप लिख दें पेरेंट कौन है, पेरेंट इज़ F1,
ये आपने लिखा हुआ है पेरेंट इज इक्वल टू F1। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये जो लैम्डा जी है दिस विल बी ट्रांसफर टू टी। ठीक है, यानी अब टी के अंदर क्या आएगा, लैम्डा फंक्शन आएगा, लैम्डा फंक्शन का नाम आएगा, और लैम्डा फंक्शन का जो आर्गूमेंट है वो क्या है, जेड है। तो आपने ब्रैकेट्स लिख के यहाँ पे जेड लिखना है। ठीक है, टी यहाँ से है, ये टी है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है इस फंक्शन के अंदर आएगा। इफ़ लिखा हुआ है टी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहले ये एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट होगी। इवेलुएशन के दौरान टी ऑफ एक्स का मतलब देखा जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी, टी का मतलब है लैम्डा फंक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स, हम फ्रेम F2 में हैं, कहीं एक्स है फ्रेम F2 में, अब कंप्यूटर कहाँ जाएगा, पेरेंट फ्रेम, और उसका पेरेंट फ्रेम कौन सा है, F1, तो वहाँ पे एक्स का क्या मतलब है, वन। तो आप इमेजिन करो यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ बल्कि वन लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे टी नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है, लैम्डा लिखा हुआ। सो अब लैम्डा ऑफ वन चलेगा, लैम्डा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि लैम्डा के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स है, लैम्डा के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स है इसलिए। ठीक है, सो लैम्डा फंक्शन आपने कहाँ डिफाइन किया है, ये आपने लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आर्गूमेंट क्या है, वन। सो अब क्या होगा, अब ये ज़रा मैं बता देता हूँ सारा कुछ। और सो अब क्या होगा, ये वाला जो वन है दिस विल बी ट्रांसफर टू जेड। ठीक है, लैम्डा फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो फंक्शन जब कॉल होता है तो एक फ्रेम बनता है, फ्रेम F3 लैम्डा के नाम से। ठीक है, फ्रेम F3 किसने बुलाया इस फंक्शन को, टी ऑफ एक्स ने, लाइन 223 में। सो लाइन 223 में जो टी ऑफ एक्स है उसने क्रिएट किया है फ्रेम F3, और F2 किसने क्रिएट किया, लाइन 230 में, लाइन 230 में ये जो ज़ीरो फंक्शन है, ठीक है, ज़ीरो कह सकते हो या एफ ऑफ वाई भी कह सकते हो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, ज़ीरो फंक्शन ने फ्रेम F2 जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, क्लियर, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्लाइड्स, स्लाइड्स नज़र आ रही है। नहीं, एक मिनट वेट करो, वेट करो। ठीक है, लैम्डा फंक्शन कॉल हो जाएगा, z के अंदर क्या ट्रांसफ़र होगा, वन, ये वन, दिस वन विल बी ट्रांसफर टू z। सो z आपने लिखना है वन। ठीक है, एंड व्हाट विल बी रिटर्न बैक, z माइनस वाई प्लस 10। सो आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न वैल्यू z माइनस वाई प्लस 10। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है z माइनस वाई प्लस 10। ठीक है, समझाने के लिए। अब मुझे ये बताओ इस फ्रेम F3 में कहीं z है, ये है z वन, तो इसकी जगह पे वन। फ्रेम F3 में कहीं y है, y नहीं है, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस फ्रेम F3 के पेरेंट फ्रेम में जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में लैम्डा फंक्शन के पेरेंट फ्रेम में जाएगा। तो लैम्डा फंक्शन का पेरेंट फ्रेम कौन सा है, लैम्डा फंक्शन क्रिएट कहाँ हुआ है, क्या लैम्डा फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ हो, तो जब कोई फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर क्रिएट ना हो तो उस फंक्शन का फिर पेरेंट फ्रेम कौन सा होता है, ग्लोबल फ्रेम। ठीक है, सो अब कंप्यूटर क्या करेगा, F3 से निकलेगा और ग्लोबल फ्रेम में जाएगा y का मतलब देखने के लिए। तो ग्लोबल फ्रेम में तो y का मतलब है वन, ये लोकल फ्रेम है। ठीक है, ये बाउंड्री आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सो y का मतलब है वन, इसकी जगह पे आपने लिखना है वन। सो वन माइनस वन प्लस 10, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। सो द फाइनल वैल्यू इज, आप लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू इज 10।
ठीक है। तो अगेन रिमेंबर, अगर एक फंक्शन, ये लैम्डा फंक्शन जो है ये किसी और फंक्शन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसका पेरेंट कौन है? ग्लोबल फ्रेम। तो ग्लोबल फ्रेम में जाके वाई का मतलब जो है वो देखा जाएगा। सो वहाँ पे वाई का मतलब क्या है? वन है। ठीक है। सो 10 विल बी रिटर्न बैक। ठीक है, किसको रिटर्न बैक होगा? जिसने फ्रेम F3 को क्रिएट किया। F3 की किसने क्रिएट किया है? टी ऑफ एक्स। वो टी ऑफ एक्स कहाँ पे है? लाइन 223 में। तो अब आपने अज्यूम करना है कि टी ऑफ एक्स की जगह पे या लेमडा ऑफ वन की जगह पे क्या है? 10 है। सो 10 ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ 10 ग्रेटर देन ज़ीरो, 10 ग्रेटर देन ज़ीरो क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। सो इफ़ ट्रू, यानी इफ़ जो है वो चलेगा। जब भी इफ़ को ट्रू मिलता है वो चलता है। तो इफ़ के अंदर जो चीज़ है वो चलेगी, रिटर्न बाय। ठीक है। रिटर्न के चलने से पहले बाय का मतलब देखा जाएगा। अब हम किस फ्रेम के अंदर हैं? F3 से हम निकल चुके हैं। F3 से हम बाहर निकल चुके हैं, और F3 से बाहर निकल के हम अब कहाँ आ गए? फ्रेम F2 में। ठीक है। जब हमने वैल्यू रिटर्न बैक की, फ्रेम F3 से बाहर निकलेंगे और F2 में जाएंगे। F2 से हम F3 में गए ना, तो F3 के ख़त्म होने के बाद हम दोबारा F2 में जाएंगे, फ्रेम F2 में। सो फ्रेम F2 में कहीं y लिखा हुआ है? नो। अब क्या करेगा कंप्यूटर? इसके पेरेंट फ्रेम में जाएगा। इसका पेरेंट फ्रेम कौन सा है? F1। तो F1 में कंप्यूटर जो है वो जाएगा और देखेगा वहाँ पे y का मतलब क्या है? 3 है। सो यहाँ पे आप ज्यूम कर सकते हो कि दिस इज़ 3। आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ बल्कि 3 लिखा हुआ। ठीक है। सो अब ये वाला 3 किसको रिटर्न बैक होगा? आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न वैल्यू 3। किसको रिटर्न बैक होगा? जिसने F2 को क्रिएट किया। F2 को किसने क्रिएट किया? लाइन 230 में जो ज़ीरो, ये वाला जो ज़ीरो फंक्शन है, इसने क्रिएट किया। लिहाजा आप अज्यूम कर सकते हो कि इस पूरे की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ। ज़ीरो लैम्डा जी, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, आप इमेजिन कर सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे क्या आ गया है? 3 आ गया। ठीक है। यानी इफ़ के साथ क्या क्या है? 3 है बस। इफ़ के साथ जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है एफ ऑफ वाई लैम्डा जी, इन सब को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। और 3 क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? 3 इज़ ट्रू। इफ़ को मिल गया ट्रू, इसका मतलब कंप्यूटर इधर आएगा। ठीक है। और मैक्स के अंदर क्या स्टोर करेगा? वाई। अब हम किस फ्रेम में हैं? अब हम ग्लोबल फ्रेम में वापस जा चुके हैं ना, हम इस फंक्शन से बाहर आ गए, ज़ीरो फंक्शन से बाहर आ गए, और बाहर आके कहाँ चले गए? ग्लोबल फ्रेम में। तो ग्लोबल फ्रेम में यहाँ पे अब आएगा मैक्स। मैक्स की वैल्यू है, हाँ जी, 3 है या क्या है? 1 क्यों है? हम ग्लोबल फ्रेम में हैं, और ग्लोबल फ्रेम में वाई का मतलब क्या है? 1। सो इट्स नॉट 3, इट्स 1। ठीक है। ग्लोबल फ्रेम में आ चुके हैं हम। जब आपने बाई ये जो रिटर्न 3 किया ना, जब आपने 3 रिटर्न बैक किया, आप F2 में थे, आपने 3 को रिटर्न बैक किया, तो आप बाहर आ गए, फंक्शन से बाहर आ गए यहाँ पे। और इस पूरे कोड का फ्रेम कौन सा है? ग्लोबल फ्रेम है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 1 जो है वो कंसिडर होगा, और मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वट अबाउट फ्रेम F2? फ्रेम F2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्रेम F2 जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस। ठीक है। क्योंकि ज़ीरो के अंदर कोई और फंक्शन डिफाइन हुआ है? नहीं, फंक्शन कॉल हुआ है, ये लैम्डा फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन डिफाइन नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ। सो ये जो फ्रेम है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, F3 वाला? यस, ये भी डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि इस लैम्डा फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन नहीं है। इस लैम्डा फंक्शन के अंदर सिर्फ z है, y है और 10 है बस। तो दोनों फ्रेम्स F2 एंड F3 जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। मैक्स की वैल्यू आ गई है 1। फिर उसके बाद क्या होगा?
कंप्यूटर यहाँ पे आएगा लाइन 232 पे y इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई के अंदर क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। आंसर किस में स्टोर होगा दोबारा y के अंदर। सो ये इसको क्रॉस करके इसको 2 कर ले। अभी अब हम ग्लोबल फ्रेम में है ना, वी आर इन ग्लोबल फ्रेम। फिर उसके बाद क्या होगा, वाई लूप दोबारा चलेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, वाई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। सो 2 इज़ लेस देन 10, वाई लूप जो है दोबारा चलेगा। फिर सेम वही प्रोसेस जो है रिपीट होगा। ये सारा मिटा देता हूँ। सेम वही प्रोसेस जो है रिपीट हो जाएगा। हाँ जी, सो एफ ऑफ वाई चलेगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई चलेगा। एफ का मतलब क्या है फंक्शन एफ, वाई का मतलब क्या है 2। पहले वाई का मतलब क्या था 1, अब वाई का मतलब है 2। सो फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होता है तो एक नया फ्रेम बनता है F4। ठीक है, दिस y विल बी ट्रांसफर्ड टू x। y के अंदर क्या है 2, यानी x के अंदर फिर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, y के अंदर 2 है तो x के अंदर 2 आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है x 2। फिर ये वाली लाइन चलेगी, लाइन 221, y इज इक्वल टू मैक्स। इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ पहले चेक, उसका मतलब देखा जाएगा, पहले वो चलेगी, वैल्यूएट होगी। ठीक है, सो x का मतलब क्या है x का मतलब है, ये सारा मिटा दे। सो x का मतलब है 2, 2 एंड 2। और मैक्स का क्या मतलब है, ठीक है, सो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू 3 इज़ 6। तो y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 4 है, एक 4,6 है ना, मैक्स 4,6, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6। तो y के अंदर क्या स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा मैक्स का मतलब देखा आपने, मैक्स को चलाने से पहले मैक्स का मतलब भी तो देखना था ना। मैक्स फ्रेम F4 में है नहीं, इसका मतलब ग्लोबल फ्रेम में जाएगा, एफ के पेरेंट फ्रेम में जाएगा। एफ का पेरेंट फ्रेम कौन सा है, ग्लोबल फ्रेम। ठीक है, ग्लोबल फ्रेम में मैक्स का क्या मतलब है 1, यानी इसकी जगह पे क्या है 1। मैक्स नाउ इंटीजर बन गया, फंक्शन नहीं है। पहले मैक्स फंक्शन था, अब मैक्स जो है वो इंटीजर बन गया। क्या आप इंटीजर को कॉल कर सकते हो 1 से 1 4,6, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, आप इंटीजर को कॉल ही ना कर सकते, या फ्लोटिंग नंबर को या स्ट्रिंग को, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा, इस पॉइंट पे एरर आ जाएगा। और एरर क्या आएगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये एरर आएगा। यानी इंटीजर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कॉल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपने बताना था कि एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मैक्स तो है फंक्शन नहीं रहा, बल्कि इंटीजर बन चुका है, उसके अंदर इंटीजर आ गया, और इंटीजर को आप कॉल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। और आप लोगों की सोच क्या थी इस सवाल को करने से पहले, ओहो ये देखो ये 1 लिखा हुआ है, अच्छा ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लूप जो है वो 9 दफ़ा चलेगा, ये तो बहुत लंबा सवाल है, लिहाजा उसको छोड़ दो, करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी दफ़ा चला लूप, एक दफ़ा कम्प्लीटली चला है, दूसरी दफ़ा भी चला है लेकिन कंप्लीट नहीं चला। लेकिन आप लोगों की सोच क्या है, वही अभी मैंने बताई। आपने देखा कि y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 10, वाइल लूप 9 दफ़ा चलेगा, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है, टाइम तो बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे ये सवाल करने के लिए, लिहाजा इसको छोड़ दो, ये तो आ ही नहीं सकता पेपर में। ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की मैंटेलिटी है।
ठीक है। सो एनी क्वेश्चन अपडेट नाउ? खत्म, बस एरर आ जाएगा ना, आउटपुट के ऊपर एरर का मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा बस। तो एरर आएगा, फिर एरर आ जाएगा। अगर ग्लोबल फ्रेम में भी वैल्यू नहीं है, ग्लोबल फ्रेम में जाके अगर वैल्यू वो मौजूद ना हो तो एरर आ जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन्वायरमेंटल डायग्राम बनाने से घबराते हैं, इसकी रीज़न मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। ये आई थिंक ये कोई 7वां या 8वां क्वेश्चन है जिसकी इन्वायरमेंट डायग्राम आप लोगों के सामने में मैंने ड्रॉ करके शो की है। सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो वाई इन्वायरमेंट डायग्राम बनाने से आप लोग बहुत घबराते हैं। जिस तरह कल के क्विज से पहले किसी बच्चे ने पूछा था कि इन्वायरमेंट डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसने कहा शुक्र है, बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें शुक्र है वाली क्या बात है, बनाओगे तो अच्छी बात है। बल्कि इन्वायरमेंट डायग्राम बनाने से ही आपका जो आंसर है वो कंफर्म भी हो जाएगा और सही भी आएगा। लेकिन आप लोग अगेन वही मेंटालिटी है, आपने सारे काम आपने हवा में करना है। हवा में कैसे? फॉर एग्जांपल, अच्छा y की वैल्यू 1 है, ये 10 है, वाइल लूप 9 दफ़ा चलेगा। अच्छा f का मतलब है वो फंक्शन कॉल होगा। फिर मैक्स जो है वो x इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तो y के अंदर ये होगा, ज़ीरो के अंदर चला जाएगा, रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब दूसरी दफ़ा आप वाइल लूप चलाते हो फिर आप सारा कुछ भूल जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ज़ीरो का क्या मतलब था, y के अंदर क्या था, x के अंदर क्या था। ये ऐसे हुआ है लास्ट वीक जब हमने ये सवाल किया था, आप लोगों ने ग्रुप्स की शक्ल में बैठ के ये किया था, तो आप कंफ्यूज हो गए थे, एक्स के अंदर क्या था, ज़ीरो के अंदर क्या था, वाई के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट डायग्राम ना बनाने की वजह से। ठीक है, अब आप लोग जो है 5 मिनट की ब्रेक कर सकते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, लैब नंबर 6। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लैब नंबर 6। सबसे पहले स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, मल्टीप्लाई अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। राइट अ फंक्शन मल्टीप्लाई अंडरस्कोर बाई विच टेक्स इन अ नंबर m एंड रिटर्न्स अ फंक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, आंखें बंद करके सीधा सीधा आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। राइट अ फंक्शन क्या नाम है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और इसका क्या काम है, एक फंक्शन को रिटर्न बैक करना। सो आप इसके अंदर लिख सकते हो रिटर्न, फंक्शन को रिटर्न बैक करना, रिटर्न फंक्शन का नाम क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बस, ब्रैकेट एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट एंड लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि आपने फंक्शन को रिटर्न बैक करना, फंक्शन के नेम को रिटर्न बैक करना है, फंक्शन को कॉल नहीं करना। सो ब्रैकेट एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी, बाई क्या मतलब बाई, कहाँ पे लाइन बाई, मल्टीप्लाई अंडरस्कोर बाई है। नहीं, ये नहीं लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ ना क्या लिखना है कोड में, अभी मैंने कोड स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का नेम है ना, राइट अ फंक्शन, ये फंक्शन आपने खुद लिखना है, ये वाला जो फंक्शन है ये आपने खुद लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस फंक्शन मल्टीप्लाई कैन टेक इन अ सिंगल इंटीजर n एज अ पैरामीटर, द रिटर्न फंक्शन मल्टीप्लाई शुड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। यानी ये जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है ये वाला, ये इसने खुद भी एक काम करना है, वो काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, इसको क्या करना है, रिटर्न बैक करना है। क्लियर? सो मल्टीप्लाई एक फंक्शन है, उसको आपने डिफाइन करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे,
DEF लिख के मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका पैरामीटर क्या है, ये लिखा हुआ है n, पैरामीटर इज n। और करना क्या है, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन ने क्या करना है, इट शुड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिटर्न m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, क्लियर है। कोड 95% कंप्लीट हो गया, 95% कोड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद है, बस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने की देर है। ठीक है, अब सवाल ये है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, फैसला आपने ये करना है कि ये जो फंक्शन आपने लिखा है मल्टीप्लाई वाला, ये कहाँ लिखना है, ये इसके अंदर लिखना है या इसके बाहर लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले लो, आपस में डिस्कस करो और मुझे बताओ। 95% कोड कंप्लीट है, बस ये फैसला करना है मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है या बाहर लिखना है। और साथ में रीज़न भी बतानी है, क्यों बाहर लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, अंदर लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे। डिस्कशन कम और यहाँ पे नज़रें ज़्यादा, डिस्कशन तो नज़र ही नहीं आ रही। हाँ जी, क्या जवाब है आप लोगों का, हाथ खड़ा करके बताइएगा, हाथ खड़ा करके बताइएगा, चलो आप बताएं, क्यों लिखेंगे अंदर। बिल्कुल सही कहा, ये जो फंक्शन है इसको हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है वो किसको रिटर्न बैक कर रहा है, एम को और एन को। मल्टीप्लाई वाला फंक्शन एन तो ले रहा है, क्या वो एम ले रहा है, एम नहीं ना ले रहा, एम कौन ले रहा है, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, लिहाजा इस वाले फंक्शन को आपने इसके अंदर लिखना है। और अब घर जाके आपने सोचना है, फ़र्ज़ करो अगर आप इस फंक्शन को बाहर लिख देते हो यहाँ पे, फ़र्ज़ करो ये वाला जो फंक्शन है इसको आप बाहर लिख देते हो, फिर क्या होगा। ठीक है, ये घर जाके आपने इसको सोचना है। ठीक है, सो फाइनल कोड क्या है, फाइनल कोड ये है कि इस वाले फंक्शन के अंदर आपने लिखना है DEF मल्टीप्लाई n रिटर्न m मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे आपने लिखना है रिटर्न मल्टीप्लाई, बस ख़त्म, कोड इज़ कंप्लीट। कितना टाइम लगा, 5 मिनट, डिस्कशन वाला टाइम निकाल के 5 मिनट टाइम लगा बस। ठीक है, सो बेसिकली ये टाइम्स 3 क्या कर रहा है, ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। सो 5 × 3 क्या है, 15, ये देखें आंसर जो है वो 15 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरह इन्वायरमेंट डायग्राम बनाओ, इस कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाओ, तो आप देखेंगे कि आप जो भी नंबर लिखोगे, 5 लिखोगे या 10 लिखोगे, 5 और 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूँगा। आप ये भी कह सकते हो सर 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो हम इस तरह से भी तो कर सकते थे, यहाँ पे डेफ फंक्शन फू, आप ये 2 नंबर ले लो m एंड n। ठीक है, आप लिख सकते हो रिटर्न
m/n, यहाँ पे आप देख सकते हो f/3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहे आपको, बल्कि आपको हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना मकसद है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सो मे बी नेक्स्ट वीक या मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद इसके एडवांटेजेस जो है मैं आपको बता दूंगा। What about this question? This question is same as question number 5. Write a function compose f comma g which takes two user defined function f and g and returns a user defined function foo। ठीक है, ये पहली लाइन पढ़ते साथ ही आपको आंसर जो है लिख लेना चाहिए। सो डिफाइन कंपोज एफ कॉमा जी, इसने क्या करना है, इसने रिटर्न करना है फंक्शन फू को। सो आपने लिखना है रिटर्न f/o फू। 90% कोड जो है कंप्लीट हो गया। आगे फू ने क्या करना है, फंक्शन फू ने आगे क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द फंक्शन फू टेक्स अ नंबर x एंड रिटर्न्स f ऑफ g ऑफ x। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफाइन फू, इसका आर्गुमेंट क्या है, इसका आर्गुमेंट है x, आप यहाँ पे लिखेंगे x, क्या रिटर्न बैक करना है, रिटर्न f ऑफ g ऑफ x। ख़त्म, 95% कोड ख़त्म हो गया। बस अब आपने डिसाइड करना है कि ये जो फू वाला फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है या इसके बाहर लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे हम, इसको अंदर लिखेंगे। रीज़न क्या है, वही रीज़न जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में बताई। ठीक है, रीज़न क्या है, फंक्शन फू के अंदर g है और f है, और g और f किसके पास है, कंपोज के पास। फू के पास तो नहीं ना, फू के पास तो सिर्फ एक चीज़ है x। g और f कंपोज के पास है, लिहाजा आप फू को कंपोज के अंदर लिखोगे। ठीक है, क्लियर। सो ये आपने इस तरह यहाँ पे लिख लेना है, ये पूरा कोड जो है वो चला लेना है। एक दो चीज़ें रह गई हैं। नंबर 1, ये जो स्क्वायर है और ये जो ट्रिपल वाला फंक्शन है, ये आपने खुद लिखना है, लेकिन लैम्डा फंक्शन यूज़ करके, लैम्डा फंक्शन यूज़ करके आपने स्क्वायर और ट्रिपल जो है वो यूज़ करना। स्क्वायर का क्या काम है, कोई नंबर लेना और उसका स्क्वायर वापस करना। ट्रिपल का क्या काम है, कोई भी नंबर लेना और उसको ट्रिपल करने का क्या मतलब है, 3 से मल्टीप्लाई करना। डबल करने का क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर तो नहीं है ना। तो फिर ट्रिपल का क्या मतलब है, 3 से मल्टीप्लाई करना। सो आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है स्क्वायर जो एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करे और रिटर्न करे। आपने एक ट्रिपल फंक्शन ऐसा लिखना है जो एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करे। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन लिख सकते हैं स्क्वायर x रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपने क्या करना है, लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x कॉलन x मल्टीप्लाइड बाई x। ये आपने करना है। ये SQUARE क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोड के अंदर यहाँ पे SQUARE लिखा हुआ है, वरना आप स्क्वायर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, करेगा वो स्क्वायर वाला काम है। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं लिखता हूँ सिर्फ A, तो आपका क्या ख्याल है, ये स्क्वायर करने वाला काम छोड़ देगा? नहीं, वो तो अभी भी स्क्वायर कर रहा है। x की जगह पे कोई नंबर जाएगा और वापस क्या आएगा, उसका स्क्वायर। ठीक, और दूसरा फंक्शन कौन सा लिखना है हमें, ट्रिपल। आप लिख सकते हो TRIPLE, ट्रिपल इज इक्वल टू लैम्डा, कोई भी नंबर ले लो x और उसको फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये ट्रिपल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल लिखा हुआ, वरना इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, YZWABC, अपना नाम भी लिख सकते हो, अली हमज़ा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आपने फैसला करना है, ये जो आपने ट्रिपल वाला फंक्शन लिखा है और ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन लिखा है, ये ओरिजिनल कोड की किस जगह पे आपने ये लिखना है।
अंदर लिखना है, कंपोज के अंदर लिखना है या कंपोज के बाहर लिखना है? ये ज़रा 1 मिनट का टाइम ले लो, सोचो इस बारे में, कहाँ लिखना है, कंपोज के अंदर या कंपोज के बाहर? और अगर कंपोज के बाहर लिखोगे कहाँ, ऊपर लिखोगे, कंपोज के ऊपर लिखोगे या कंपोज के नीचे लिखोगे, कहाँ लिखना है? तो 1 मिनट का टाइम ले लो, डिस्कस करो आपस में। चलो डिस्कस करो। हाँ जी, सो कहाँ लिखेंगे स्क्वायर और ट्रिपल, ये दो लाइंस कहाँ लिखेंगे? इसके कंपोज के अंदर लिखेंगे या कंपोज के टॉप पे लिखेंगे या कंपोज के बॉटम यहाँ पे, या इसके नीचे लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे हम? फंक्शन के, कंपोज फंक्शन के नीचे, यानी बाहर या अंदर? बाहर क्यों, रीज़न बताओ। अंदर क्यों नहीं लिखेंगे, चलो ये बताओ। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आप ये दो लाइंस अंदर लिखते हो यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, अज्यूम करें, इमेजिन करो यहाँ पे, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? ये वाली, ठीक है। इन्वायरमेंटल डायग्राम बनाए, कंपोज का निक नेम रखा जाएगा कंपोज एफ कॉमा जी, ठीक है। फिर दूसरी लाइन कौन सी चलेगी? ये वाली। दूसरी लाइन में इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो है वो पहले चलेगी, उनका मतलब पहले देखा जाएगा। कंपोज का मतलब क्या है? कंपोज स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर तो है ही नहीं ग्लोबल फ्रेम के अंदर, ना स्क्वायर है ना ट्रिपल है, लिहाजा यहाँ पे एरर आएगा। कब आएगा? जब आप स्क्वायर और ट्रिपल को कंपोज के अंदर लिखोगे, ठीक है, समझ गए ना बात को अब? लिहाजा स्क्वायर और ट्रिपल आपने लिखना है फंक्शन के बाहर। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे टॉप पे लिख दो, यहाँ पे कंपोज के टॉप पे, या आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे नहीं। उससे क्या होगा, लिखने से क्या होगा? अगेन सेम ये वाला एरर आएगा, सेम ये वाला एरर आएगा, ठीक है। और टॉप पे लिखना भी अच्छा नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि फंक्शन, जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो वो सब के सब प्रोग्राम के टॉप पे हो, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फंक्शन के नीचे हो, बाहर हो लेकिन नीचे हो। ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। वरना लिख सकते हो यहाँ पे, आप लिख सकते हो स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ट्रिपल इज इक्वल टू दिस, लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। समझ आ गई बात को? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। कितना टाइम लगा? हार्डली 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर उसके स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उसकी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। बस गौर से आपने पढ़ना है स्टेटमेंट को, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नेक्स्ट टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स ऑल द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी डिजिट्स जो है वो गिवन है, आपने क्या करना है, आपने, सॉरी, नंबर गिवन है, आपने क्या करना है, डिजिट्स को सेपरेट करना है और उनको प्रिंट करना है आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे 5 मिनट की ब्रेक के बाद। अब आप लोग 5 मिनट मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन है,
फिर एक और क्वेश्चन है, इसलिए मैं बीच में ब्रेक्स दे रहा हूँ। Okay, next task is to write a program which prints all the digits of a positive integer। और आपको याद होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल मैंने पोस्ट किया था, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये हिंट दी थी कि आपने क्या करना है, से कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, उसको %10 यानी उसका रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करते हुए ये वाला काम करना है। ठीक है, आज से कोई 2 या 3 हफ्ते पहले ये मैंने आपको ये हिंट दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने ये पोस्ट किया था। ठीक है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने अब क्या किया है, ग्रुप को लीव किया होगा या म्यूट पे रखा होगा या आर्काइव में डाल दिया होगा, उसको कहाँ देखते हैं ग्रुप के डिस्कशंस को। ठीक है ना, आप डिस्कस करते हो ग्रुप के अंदर कोई भी चीज़, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो ग्रुप जो है वो ऐसे ही फजूल में बन गया, तो तोड़ देते हैं उस ग्रुप को, फ़ायदा कोई नहीं है, आप डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन बार लेट्स स्टार्ट, फिर स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है से 293। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल n को भूल जाएं। 293 कोई एक इंटीजर है, हर डिजिट को सेपरेट करना है, 2 सेपरेट करना है, 9 को सेपरेट करना है, 3 को सेपरेट करना है। साथ में मैंने आपको ये हिंट दी है, आपने 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, 10 से डिवाइड करना है, क्वोशंट फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 293 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या क्वोशंट क्या है फिर? 29। ठीक है, आंसर आंसर क्या आएगा? 290 और रिमाइंडर 3। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें? स्टेप नंबर 2 में आप 29 को ले लें और 10 से डिवाइड करें। ठीक है, तो क्वोशंट क्या आएगा? 2 और रिमाइंडर क्या आएगा? 9। ठीक है, आपने नोट किया, ये 3 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, ये 3, ये वाला 9। कुछ कुछ डिजिट्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, 3 सेपरेट हो गया है, 9 भी सेपरेट हो गया। फिर इसी 2 को ले लो, स्टेप 3 में इसी 2 को ले लो, 10 से डिवाइड करो, क्वोशंट क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो आपने नोट किया, 2 भी सेपरेट हो गया, 9 भी सेपरेट हो गया, 3 भी सेपरेट हो गया। हर डिजिट को सेपरेट करने में हम कामयाब हो गए। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल ले लो। कोई भी नंबर आप ले लें, 4 डिजिट नंबर आप ले लें, चलें से 1432 चलें। ठीक है, 1432 को 10 से डिवाइड करो। ठीक है, क्वोशंट क्या आएगा? 143। ठीक है, 143 से को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1430। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा? 2। ये देखो, ये वाला 2 सेपरेट हो गया। फिर ये क्वोशंट ले लो, 10 के साथ डिवाइड करो, 143 को 10 के साथ डिवाइड करो, क्या क्वोशंट है? 14। आंसर क्या आएगा? 140। रिमाइंडर क्या है? 3। ये स्टेप नंबर 2 है। फिर 14 को ले लो और 10 के साथ डिवाइड करो, ये वाला जो 14 है इसको 10 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट फाइंड करो। व्हाट इज द क्वोशंट? क्वोशंट इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 4। ये स्टेप नंबर 3 है। फिर स्टेप नंबर 4 में अभी आपको 3 डिजिट्स मिले हैं, 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। अभी 1 लेना बाकी रह गया। ठीक है, वो कैसे लेंगे? ये वाला 1 ले लो, 10 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट क्या है? 0। आंसर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 1। सारे के सारे डिजिट्स आ गए, 1 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताओ, क्या डिजिट्स को सेपरेट करने का ये तरीका ठीक है या गलत है? ठीक है, मैंने 3 डिजिट के लिए भी इसको टेस्ट करके देखा, मैंने 4 डिजिट नंबर को के लिए भी इसको टेस्ट करके देखा, दोनों सूरतों में ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस प्रोसीजर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसी प्रोसीजर को जो आपने पेन पेंसिल और रजिस्टर की मदद से लिखा है उसको आप कोड में कन्वर्ट कर लो, उसको कोड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम थिंकिंग वाला काम कर रहे हैं। थिंकिंग वाला स्टेप जो है वो अभी भी हम कर रहे हैं, अभी थिंकिंग वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर को ट्रांसलेट कर दो पाइथन कोड में। ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करें? ओके, सो अब मैं अपने पेन का कलर जो है डिफरेंट करने जा रहा हूँ। ये जो 293 है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, से n। ठीक है, सो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में आपने क्या किया, यहाँ पे n को, ये जो n हो इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों चीज़ें फाइंड की है। ठीक है, सो n को आपने 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड किया है परसेंटेज साइन यूज़ करके, n को 10 से डिवाइड करके आपने क्वोशंट फाइंड किया। ठीक है, या चलें आसानी के लिए आप अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, n की जगह पे 293 लिख दें। 293, 293 आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 3, और इसका क्या आंसर आया 29 आया। ठीक, अब ये स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में क्या हुआ, आपने 29 लिया और 10 के साथ रिमाइंडर फाइंड किया, आपने 29 लिया और 10 के साथ उसका क्वोशंट फाइंड किया। तो 29 का 10 के साथ रिमाइंडर क्या आया 9, और क्वोशंट क्या आया 2। ठीक है, ये 2। और स्टेप 3 में क्या हुआ था, स्टेप 3 में आपने आपने क्या किया, आपने 2 लिया, 10 के साथ उसका रिमाइंडर फाइंड किया और 10 के साथ उसका क्वोशंट फाइंड किया। तो 2 का रिमाइंडर 10 के साथ क्या है 2, और क्वोशंट क्या है 0। ठीक है, तो याद रखो अभी भी हम प्लानिंग वाले स्टेज से गुजर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्लियर? सो 293 जो है, ये जो 293 है, मैंने अभी ये कहा कि 293 को वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर लो, पाइथन कोड में उसको वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर लो। अगर आप इसको n में स्टोर कर रहे हो तो इसको भी n में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? दूसरी बात नोट करने वाली ये है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, हर स्टेप में आप 2 काम रिपीट कर रहे हो। 2 काम कौन से हैं, एक रिमाइंडर फाइंड करना और एक क्वोशंट फाइंड करना। ये दोनों काम हर स्टेप में आप रिपीट कर रहे हो, या दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों काम आप 3 दफ़ा रिपीट कर रहे हो। ऐसे ही ना, स्टेप 1 में भी आपने रिमाइंडर क्वोशंट फाइंड किया, स्टेप 2 में दूसरी दफ़ा आपने रिमाइंडर क्वोशंट फाइंड किया, स्टेप 3 में रिमाइंडर क्वोशंट आपने तीसरी दफ़ा फाइंड किया। जब कोई काम रिपीट करना हो तो कोड में क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही कहा, तो मैं यहाँ पे करके, ये देखो लूप मैंने लिख दिया। ठीक है, सो आप अपने प्लान को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे कोड में लूप इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इफ एल्स यूज़ होगा या नहीं होगा, लिस्ट यूज़ होगी या नहीं होगी, डिक्शनरी यूज़ होगी या नहीं होगी। प्लान करने से पता चलता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर हमें नहीं पता चलता, क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चलता इसमें फॉर यूज़ होगा, वाइल यूज़ होगा, इफ़ एल्स यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हमें नहीं पता चलता। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये मेरी कोई छठी वीडियो है जिसमें मैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको कोड करना सिखा रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से शुरू में आपको सिखा रहा हूँ कि कोड लिखते कैसे हैं, स्टेटमेंट को समझते कैसे हैं, एंड सो ऑन। ये छठी वीडियो है। इससे पहले कौन कौन सी वीडियोज़ हैं, फाइंड द मैक्सिमम ऑड इंटीजर, प्रिंट द टेबल ऑफ 2,
फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट कैपिटल लेटर, ठीक है, और भी 2-3 वीडियोस हैं, ये छठी या सातवीं वीडियो है। तो आप ये आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमें किसी ने सिखाया नहीं कोड कैसे लिखते हैं, सोचना कैसे है, एंड दिस एंड दैट। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल जो है ना, बॉल गेंद, वो आपके कोर्ट में है। आपने मेहनत करनी है, घर जाके आपने मेहनत करनी है, आपने एफर्ट पुट करनी है। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। तो ये तो पता चल गया कि लूप इस्तेमाल होगा, कौन सा होगा अभी पता नहीं है, फॉर होगा या वाइल होगा, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, सो 293 स्टोर हो गया एन के अंदर। स्टेप वन में आपने 293 को एन के अंदर स्टोर किया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आपने 293 एन के अंदर स्टोर किया है स्टेप वन में, तो स्टेप टू में भी आप 229 जो है वो एन के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, और इसी तरह स्टेप थ्री में भी ये जो टू है, यानी परसेंटेज से पहले, और ये जो डबल स्लैश है, ये जो डबल डिवीजन है, इससे पहले आप जो भी नंबर आ रहा है उनको आप एन के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, क्यों आप एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ करके अपने कोड को खामखा उसको लेंथी कर रहे हो, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, स्टेप टू में 29 को किसी और वेरिएबल में एक्स में स्टोर कर सकते हो। स्टेप थ्री में ये जो टू है किसी और वेरिएबल ए में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ ना करो इस तरह के काम। आप एक ही वेरिएबल यूज़ करो एन, और हर स्टेप में उसी के अंदर नंबर जो है डालते जाओ, और रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है वो फाइंड करो। अभी हम देखेंगे कि कैसे होगा, अभी हम देखेंगे। ठीक, और ये बात मैंने एक्सप्लेन की है एक वीडियो में यूट्यूब के अंदर, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने कोई और वेरिएबल यूज़ किया ए, और सेकंड और थर्ड स्टेप में मैंने सेम वही वेरिएबल एक्स जो है वो यूज़ किया। फिर मैंने उसी वीडियो में मैंने कहा कि बजाय ये कि आप ए वेरिएबल यूज़ करो, हर स्टेप में सेम वही एक्स वेरिएबल आप यूज़ करते जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो कोड आउटपुट हासिल करने के साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपका जो कोड है वो बिला वजह खामखा कॉम्प्लेक्स ना होते, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। लेकिन अगेन इट विल टेक प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ता बढ़ता जाएगा, और आपका कोड जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एक मिनट, मैं अभी कंप्लीट नहीं किया, अभी मुझे बताना, कंप्लीट करने दो। एक मिनट, ये देख लें, ये देख लें, पहले देख लो, पहले चेक कर लो। ठीक है, अब समझ आ गई आप सब लोगों को। हर स्टेप में मैंने ये कहा है, हर स्टेप में परसेंटेज से पहले ये जो नंबर आपने लिखा है ना 293, इसी तरह परसेंटेज और डबल स्लैश से पहले जो ये 29 लिखा है, हर नंबर को सेम उसी एक वेरिएबल में आप स्टोर करते जाओ। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कोड के अंदर, कोड के अंदर आप लिखोगे एन परसेंटेज 10 एन डबल स्लैश 10। ठीक है, अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ, बस साथ साथ में कोड भी लिख रहा हूँ। ठीक है, लूप के अंदर ही लिखोगे, क्योंकि आपने वही काम यानी रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करने वाला काम बार बार रिपीट करना है, 3 दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने 293 10 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर फाइंड किया 3, इसका आंसर आ गया 3। अब इस आंसर को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लो, से वेरिएबल का नेम है डिजिट। तो आप यहाँ पे लिखोगे DIGIT, डिजिट, यानी डिजिट वेरिएबल के अंदर मतलूबा डिजिट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब सोचने वाली देखने वाली एक चीज़ है, वो क्या है, ये देखो। स्टेप वन में 293 को 10 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया 29, वही आंसर स्टेप नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहा है। स्टेप 2 में आपने इसका नाम रखा है एन, तो फिर इसका नाम भी क्या रखना पड़ेगा मुझे, एन। तो कोड में मुझे क्या करना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू एन डबल स्लैश 10। समझ गए बात को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो स्टेप 2 में ये वाला जो 2 है वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप 3 में इस्तेमाल हो रहा है, और स्टेप 3 में आपने इसका नाम रखा है एन, तो इसका मतलब स्टेप 2 में इसका नाम मुझे क्या रखना पड़ेगा, एन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन डबल स्लैश 10 लिखा। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब दो चीज़ें रह गई हैं। नंबर वन, लूप की जगह पे क्या लिखूँ, फॉर लूप यूज़ करूँ या और वाइल लूप यूज़ करूँ। क्यों वाइल, क्यों?
क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। अगर मेरे नंबर में 3 डिजिट्स हैं तो मेरा लूप 3 दफ़ा चलेगा, 3 स्टेप्स। अगर मेरे नंबर में 4 डिजिट्स हैं अगर मेरे नंबर में 4 डिजिट्स हैं तो कितने स्टेप्स होंगे? 4। तो लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 4। तो यूज़र तो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। वो 2 डिजिट वाला नंबर एंटर कर सकता है, वो 5 डिजिट वाला नंबर एंटर कर सकता है, वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे लूप की जगह पे मैं कौन सा लूप यूज़ करूँगा? बाइल लूप। तो ये आप काट के यहाँ पे लूप काट के यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन मैं लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लें। वाइल, ठीक है, और उसके अंदर क्या लिखोगे आप? डिजिट इज इक्वल टू एन परसेंटेज 10, एन इज इक्वल टू एन डबल स्लैश 10। नहीं ले सकते ना हम, नहीं ले सकते, वो प्लान आप गौर से देखें ना, नहीं ले सकते हम। अब ये नहीं कि हर चीज़ को एन लेना शुरू कर दें आप, गलत हो जाएगा। नहीं यूज़ करें ना। आगे ये देखो 3, जो 3 है वो कहीं और यूज़ हो रहा है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में 3 यूज़ हो रहा है, नहीं ले सकते हम। ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें रह गई हैं। वाइल के साथ कंडीशन क्या लिखनी है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वाइल लूप को स्टॉप कब करना है। या चलो अपने अपनी बात को मैं रीफ्रेस कर रहा हूँ, वाइल लूप को कब तक चलाते रहना है। आप कब तक आपने कब तक ये वाला काम किया? आपने कब तक ये वाला काम किया? जब तक वन एन का फर्स्ट लेटर। एक मिनट 30 सेकंड का टाइम ले लो, 30 सेकंड का टाइम ले लो, डिस्कस करो। अगेन देखें, मैं ये देखो, सब लोग देखो मेरा क्वेश्चन गौर से सुन लो। वाइल मैंने लिख लिया, बस कंडीशन लिखनी है, यानी वाइल को कब तक चलाते रहना है, मैंने हर स्टेप को कब तक परफॉर्म करते रहना है। उसके लिए आप प्लान की तरफ आओ, अपना ये जो प्लान आपने किया है, और यहाँ पे देखो आप कहाँ जाके स्टॉप हुए हो, कहाँ जाके आपने अपने काम को स्टॉप किया है। रिमाइंडर फाइंड करने वाला काम, क्वेश्चन फाइंड करने वाला काम आपने कहाँ जाके स्टॉप किया है। आप तो फिर पहले डिस्कस तो कर लो ना आप। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो। एक दूसरे की शक्लें देख के नहीं पता चलेगी। ओके, सो यहाँ पे गौर से देख लें, जब आपने 293 के डिजिट सेपरेट किए हैं, लास्ट स्टेप में आपने नोट किया ये जीरो आया है, और जब 1432 के डिजिट्स आपने सेपरेट किए तो ये देखें लास्ट स्टेप में ये क्वेश्चन जो है वो जीरो आया, और वहां पे जाके हमने स्टॉप किया। तो आप ये कह सकते हो कि स्टॉप कहाँ पे करना है, या दूसरे लफ्जों में वाइल लूप कब तक चलाते रहना है? जब तक क्वोशंट जीरो ना हो जाए। जब तक, एक मिनट मुझे पहले अपनी अप्रोच करने दो, आप और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब तक क्वोशंट जीरो ना हो जाए, जब तक क्वोशंट जीरो ना हो जाए वाइल लूप को चलाते रहो। अब मुझे ये बताओ क्वोशंट किसके अंदर है? क्वोशंट है एन के अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वाइल नॉट इक्वल टू भी ठीक है, ग्रेटर देन जीरो भी ठीक है। नॉट इक्वल टू भी ठीक है, ग्रेटर देन जीरो भी ठीक है। दो सोल्यूशन है, ठीक है। ये पहला काम हो गया, एक और काम रहता है, ये अभी तो पहला काम हुआ है। डिजिट को आपने प्रिंट करना है, जो डिजिट आपने सेपरेट किया है नंबर से उसको प्रिंट भी करना है। तो क्या लिखोगे आप? प्रिंट प्रिंट डिजिट
लूप के अंदर या लूप के बाहर? लूप के अंदर नहीं, सारे डिजिट्स प्रिंट करने हैं। सारे डिजिट्स प्रिंट करने हैं, सारे डिजिट्स प्रिंट करने हैं, तो लूप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लूप के अंदर कहाँ लिखेंगे? ये जहां अभी मैंने लिखा हुआ है, या यहाँ पे, या यहाँ पे? ठीक है, ये देखो, ये सवाल आपने आपसे पूछना है। आपने आपने कह दिया कि लूप के अंदर लिखना है, लेकिन कहाँ लिखें? जहां अभी मैंने लिखा हुआ है वहां पे, या डिजिट और ये इस वाली लाइन के दरमियान में, या डिजिट वाली लाइन से पहले? डिस्कस करो। हाँ जी, सो क्या ऑप्शन? या तो आप प्रिंट डिजिट इधर लिख लो, या इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के दरमियान में लिख लो। इट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। क्या आप प्रिंट डिजिट इधर लिख सकते हो यहाँ पे? क्यों नहीं लिख सकते? डिफाइन नहीं हुआ हुआ। डिफाइन वो बाद में हो रहा है और आप उसको एक्सेस पहले कर रहे हो। ठीक है, सो व्हाट इज द फाइनल फाइनल लुक ऑफ आवर कोड? दिस इज द फाइनल कोड। डिजिट इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू ये प्रिंट डिजिट। एक और भी काम कर सकते हो, वो क्या? वो ये है, आप इस वाली लाइन को ख़त्म कर सकते हो, डिजिट को ख़त्म कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो एन परसेंटेज 10। ये भी कर सकते हो आप। प्रीवियस कोड भी ठीक है, ये वाला कोड भी ठीक है, दोनों कोड ठीक है। दो लाइनों का कोड है। ठीक है, सो थिंकिंग वाला काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है? टेस्ट करना है अपने कोड को। अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। अब चूंकि मेरे पास जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये जापान से आया है, 1 माइक्रो सेकंड के अंदर खुल जाएगा स्पाइडर। तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये सुपर कंप्यूटर अपना काम जारी रख रहा है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई अब आप लोगों को प्रोग्राम की? ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया है सोचने में, और कम टाइम स्पेंड किया है लिखने में, कोड लिखने में। और अगर पेपर में, एग्जाम में आप लोगों को हिंट्स दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने हिंट ये दी है ना कि आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो और क्वेश्चन देख लो, मे बी देन यू कैन ईजिली स्टार्ट राइटिंग द कोड। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने उस व्हाट्सएप पोस्ट के बाद या उस व्हाट्सएप मैसेज के बाद ट्राई ही नहीं किया। आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इस्लामियात, पाक स्टडीज। सिर्फ बात आईटीसी की करते हो, काम आईटीसी के नहीं करते। ठीक है, तो साथ साथ मैं आप लोगों के जो ये जो बुरी आदतें हैं वो भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप लोग करते क्या हो घर में। आईटीसी को टाइम नहीं दे रहे। नहीं खुला, मैंने बताया ना, सुपर कंप्यूटर है ये। अच्छा, और वैसे भी सुपर कंप्यूटर से याद है, ये जो अभी आपके हाथ में ये जो फ़ोन है, ये 1960 और 1970 में जो सुपर कंप्यूटर्स बने थे ना, उससे ज़्यादा तेज़ है, उससे ज़्यादा फास्ट है। तो आप खुद सोच लो, आज के ज़माने में जो सुपर कंप्यूटर है, उनकी फिर क्या स्पीड होगी। ठीक है, और 1960 में, 1970 में जो सुपर कंप्यूटर्स थे, उनका साइज़ तकरीबन आप समझ लो इस लैब जितना होगा।
आज के सुपर कंप्यूटर्स का भी साइज इतना ही है, बड़े बड़े साइज के, एक एक कमरा, दो एक एक पूरी एक बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सिमुलेशन करते हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, वेदर को स्टडी करते हैं। ज़्यादातर ये काम होता है, और ये जो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो स्टडी होती है उन कंप्यूटर्स के ऊपर। इसी तरह ये स्पेस से जो डिफरेंट प्लैनेट्स की पिक्चर्स जो आती हैं, फोटोज़ आती हैं एस्ट्रॉइड्स की, प्लैनेट्स की, दूसरे जो गैलेक्सीज हैं उनकी जो तस्वीरें आती हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको फ़िल्टर करने के लिए, उनमें कलर डालने के लिए। आपका क्या ख्याल है, वो जो टेलीस्कोप बाहर जो स्पेस के ऊपर है वो कलर इमेजेस ले रहा है? वो कलर इमेजेस नहीं ले रहा, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस है। तो उस ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर में कन्वर्ट करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में स्पाइडर ओपन हो गया। सो n इज इक्वल टू 293 while n is greater than 0, print n percentage 10, n is equal to n डबल स्लैश 10। इसको रन करें, ये देखें 392 सेपरेट हो गए। ठीक है, 392 जो है सेपरेट हो गए। पहले उल्टा प्रिंट करना सीख लो ना, सीधा बाद में कर लेंगे। 1492 ले लें, 1489 चलो ले लेते हैं। क्या आंसर पहले क्या आएगा? 9, फिर 8, फिर 4, फिर 1। 9, 8, 4 एंड 1, सारे डिजिट सेपरेट होकर प्रिंट हो गए। उल्टा कैसे प्रिंट कर सकते हो? हर डिजिट को एक लिस्ट के अंदर या एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दो, फिर उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, सो अगेन इस वाले क्वेश्चन में पहला काम थिंक, सेकंड कोड। अभी मैंने टेस्ट कोड भी किया, टेस्ट भी किया। चूंकि इसके अंदर कोई वो बग नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसलिए मैं डीबगिंग नहीं करूँगा। ठीक है, डीबग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके जी, सो थोड़ा सा टाइम कम है, हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़, इसमें क्या करना है? डिजिट्स गिवन है, डिजिट्स गिवन है, आपने उन सबको जोड़ के एक नंबर बनाना है। डिजिट्स गिवन है, सबको जोड़ के एक नंबर बनाना है। से फॉर एग्जांपल 202, फिर 9 और 3, ये तीन डिजिट्स हैं, इन सबको जोड़ के एक नंबर बनाना है 293। एक मिनट, अभी मैंने पूछा नहीं आपसे, वेट करो, वेट करो। ठीक है, एंड इसमें आपने स्ट्रिंग यूज़ नहीं करनी। स्ट्रिंग अगर आप यूज़ करोगे वो बहुत आसान हो जाएगा काम आपका, लेकिन इसमें आपने स्ट्रिंग यूज़ नहीं करनी। स्ट्रिंग यूज़ किए बगैर आपने डिजिट्स को लेना है और उन सबको कंबाइन करके एक नंबर बनाना है। ठीक है, क्लियर? सो एफएससी में, मैट्रिक में, या क्लास 8, 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को, से 293, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻², प्लस 9 इंटू 10⁻1, प्लस 3 इंटू 10⁻0। ये लिख सकते हो। 2 इंटू 10⁻2 क्या बनेगा? 200। 9 इंटू 10⁻1 क्या बनेगा? 90। 3 इंटू 10⁻0 क्या बनेगा? 3। तो ये तो 293 बन गया। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 10 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात की? सो ये डिजिट्स गिवन है, 2 गिवन है, 9 गिवन है, 3 गिवन है। बस आपने क्या करना है, हर डिजिट को 10⁻⁻ समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उन सबको आपस में आपने ऐड करना है, आपको वो नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 1, स्टेप 1,
स्टेप वन ये है कि आपने टू पकड़ना है। ये टू कहाँ से आएगा? यूज़र, यूज़र जो है वो आपको टू प्रोवाइड करेगा। सो टू आपने पकड़ना है और इसको 10 रेज टू दी पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आंसर क्या आया? 200। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आपने 9 को पकड़ना है, 9 को पकड़ना है और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 रेज टू दी पावर 1 के साथ। साथ एक और भी काम करना है आपने, जो प्रीवियस स्टेप में 200 आया है उसको ऐड करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। हम इकट्ठे मल्टीप्लाई और ऐड नहीं करेंगे, हम बारी बारी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नंबर के साथ ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी एक नंबर के साथ ऐड करेंगे। इकट्ठे सारे काम नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई और ऐड नहीं करेंगे हम। ठीक है, रीज़न क्या है? घर जाके सोचना कि रीज़न क्या है। ठीक है, आंसर क्या आया? 290। स्टेप 3, 290 लेना है, ऐड करना है किसके साथ? 3 इंटू 10⁻0। आंसर क्या आएगा? 293। ठीक है, और 293 के अलावा कोई भी नंबर ले लो आप, 1482 ले लो, 2221 ले लो, चलो ठीक है। हर केस में आप देखेंगे कि वो सारी डिजिट्स कंबाइन होकर एक नंबर बन रहे हैं। ठीक है, जितने डिजिट्स उतने स्टेप्स, ये आपने नोट किया। 3 डिजिट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। 4 डिजिट्स, 4 स्टेप्स। n डिजिट्स, n स्टेप्स। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशन ये है, आप देखें हर स्टेप में आप मतलूबा डिजिट को 10 रेज टू द पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर स्टेप में। ये देखो 2 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻1। हर स्टेप में आप एक डिजिट को 10 रेज टू द पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक काम आप रिपीट कर रहे हो बार बार, और वो काम कौन सा है? 10 के साथ, 10 रेज टू द पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करने वाला काम आप बार बार रिपीट कर रहे हो। लिहाजा आपके कोड में एक लूप यूज होगा। वाइल होगा या फॉर होगा ये बाद में देखेंगे। ठीक है, दूसरी नोट करने वाली बात ये है, ये देखो ये मल्टीप्लाई साइन से पहले, मल्टीप्लाई साइन से पहले एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है 9, ये भी एक इंटीजर है 3, लेकिन है तो इंटीजर। जो जो भी इंटीजर है वो फिक्स तो नहीं है ना, कांस्टेंट तो नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इन तमाम इंटीजर्स को एक वेरिएबल डी में स्टोर कर सकते हैं। वो याद है जब हमने ट्राइंगल वाला सवाल किया था, फॉर एक्स इन रेंज, वो जो दरमियान वाला जो दरमियान वाली वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी, तो उसमें मैंने कहा था कि चूंकि ये दरमियान वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, आप इनको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। वही वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि मल्टीप्लाई साइन से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो तो चेंज हो रहे हैं, कांस्टेंट तो नहीं है, तो क्यों ना इनको एक वेरिएबल में आप स्टोर कर दें, डी में। ठीक है, हर स्टेप में ये चीज़ कॉमन है, 10 10 10, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वट अबाउट ये 2 1 0? वट अबाउट दीज इंटीजर्स पावर्स? ये तो चेंज हो रहे हैं। स्टेप 1 में 2 है, स्टेप 2 में 1 है, स्टेप 3 में 0 है, तो क्यों ना इनको भी आप एक वेरिएबल में से p में स्टोर कर दें। ठीक है, अगेन सेम वही रीज़न है। आप चाहो तो इस 2 को वेरिएबल ए में स्टोर कर सकते हो, इस 1 को वेरिएबल सी में स्टोर कर सकते हो, इस 0 को डी में स्टोर कर सकते हो। इस तरह करने से आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक वेरिएबल यूज़ करो पावर स्टोर करने के लिए, एक वेरिएबल यूज़ करो ये कोफिशिएंट स्टोर करने के लिए। ठीक है, ताकि कोड जो है कॉम्पैक्ट, छोटा, स्मॉल हो एंड ईजी टू रीड हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोड के अंदर ये लिखना है डी, लूप के अंदर डी मल्टीप्लाइड बाई 10 10 रेज टू दी पावर, पावर के लिए डबल स्टेरिक साइन, और इसको आपने क्या नाम दिया, p, तो 10 रेज टू दी पावर p। ठीक है, अभी मेरा कोड कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक सब पहुँच गए।
नहीं पहुंचे, या सर के ऊपर से गुजर रहा है? चलो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, क्लियर। अब गौर से देखो, स्टेप नंबर 2 में ये जो 200 है और स्टेप नंबर 1 में ये जो 200 है, ये दोनों सेम है। यानी स्टेप 1 में जो 200 आप आंसर निकला है वो स्टेप नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहा है, स्टेप नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ये स्टेप नंबर 1 में जो आंसर आया है इसको आप एक वेरिएबल n में स्टोर कर दें। तो अगर ये 200 जो है वो 200 n के अंदर है, तो ये वाला 200 भी किसके अंदर होगा? n के अंदर होगा। तो इसी तरह ये वाला भी 290 n के अंदर होगा, ये 290 भी n के अंदर है। प्रीवियस स्टेप का आंसर अगले स्टेप में जाके उसको ऐड करना आपने। ठीक है, तो कोड में कैसे लिखोगे आप? ये वाला n प्लस, ठीक है, n प्लस, साथ में ब्रैकेट्स भी डाल दीजिएगा, n प्लस, और आंसर किस में आपने स्टोर किया? n के, तो आपने लिखना है इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर p। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया, n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 10, सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर। अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में पावर p की वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो p में 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? p इज इक्वल टू p माइनस 1 करना पड़ेगा। p इज इक्वल टू p माइनस 1, p में एक की कमी करनी है। ठीक है, और हर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करना ज़रूरी है, उसको क्रिएट करना ज़रूरी है। तो कहाँ क्रिएट करें फिर? p को कहाँ क्रिएट करें? लूप के बाहर, लूप के बाहर करेंगे। यहाँ पे p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ p? इनिशियल वैल्यू ऑफ p इज 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे p इज इक्वल टू 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मुझे p की वैल्यू 2 चाहिए। ठीक है, सही है, समझ आ गई बात की। अब एक और नोट करने वाली बात, क्या मैं फर्स्ट स्टेप में 2 इंटू 10 रेस्ट बार 2 के साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस, और यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ? कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ा? आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। प्लस से पहले जो नंबर आया है, ये जो 200 प्लस से पहले ये जो नंबर आया 290, उसको आपने क्या नाम दिया? n। तो ये फिर इसका मतलब ये भी n है, ये भी n है। सो n की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। सो n इक्वल टू 0 कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे? लूप के बाहर, लूप से ऊपर, लूप के ऊपर n इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए ना बात को? लास्ट एक आखिरी बात, मतलब लैब की आखिरी बात नहीं है, इस क्वेश्चन की आखिरी बात। मेरा फाइनल नंबर किसके अंदर है? p के अंदर है, स्पाइडर के अंदर है, जेब के अंदर है, अलमारी के अंदर है, किसके अंदर है? n के अंदर है। तो फिर उसको प्रिंट कर दो, फिर n को प्रिंट कर दो, यानी आप लिखो प्रिंट, प्रिंट n, लेकिन कहाँ? लूप के अंदर, लूप के बाहर, लूप के नीचे, लूप के ऊपर, कहाँ लिखें? सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद, तो सारे स्टेप्स परफॉर्म होने के बाद, यानी लूप के चलने के बाद, एक मिनट भाई, पहले ये नोट कर लो। सारे स्टेप्स करने के बाद, सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद n की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैं कहाँ लिखूंगा? मैं यहाँ पे लूप के बाहर प्रिंट, प्रिंट n। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया लूप में क्या आएगा, फॉर या वाइल, ये हमने डिसाइड नहीं किया। फॉर सिंप्लिसिटी आप अज्यूम करो कि यूज़र हमेशा 3 डिजिट वाला नंबर देगा। तो अब बताओ, फॉर यूज़ होगा, वाइल यूज़ होगा?
फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये कह रहा हूँ, आप अज्यूम करो यूज़र हमेशा 3 डिजिट वाला नंबर देगा, यानी आपको पता है स्टेप्स कितने होंगे, हमेशा 3 होंगे, लूप हमेशा 3 दफ़ा चलेगा, फिर क्या यूज़ करेंगे हम? नॉट वाइल, फॉर यूज़ करेंगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? फॉर एक्स इन रेंज ब्रैकेट 0,3,1, खत्म, कोड इज ओवर। ठीक है। अच्छा, ये डी कहाँ से आएगा? डी कहाँ से आएगा? यूजर से। यूजर से आपने डी लेना है, तो क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ डिजिट। ठीक है, कहाँ कहाँ लिखें इस लाइन को? आपने बार बार डिजिट लेनी है ना, आपने डिजिट जो है बार बार लेनी है, क्योंकि अभी तक आपने लिस्ट वगैरह तो नहीं पढ़ी। ठीक है, तो डिजिट आपने बार बार लेनी है, तो कहाँ लिखें फिर? डी इज इक्वल टू आई एन टी, लूप के अंदर। लूप के अंदर कहाँ लिखें? एन इज इक्वल टू इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह एक एरो आप ड्रॉ कर लें। 3 इनपुट्स लेगा, 3 डिजिट्स लेगा, 3 डिजिट्स का नंबर बनाएगा। ठीक है, अब आपने घर जाके क्या करना है? आपने ऐसा कोड लिखना है जो यूज़र से कोई भी नंबर ले ले, कोई भी डिजिट, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स ले ले यूज़र से। यूज़र की मर्जी है वो 4 डिजिट एंटर कर ले, यूज़र की मर्जी है वो 6 डिजिट्स एंटर कर ले। आपके कोड ने क्या करना है? तमाम डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना है। ठीक है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं आपने। कोड तकरीबन यही रहेगा, थोड़ा सा आपको मेकअप करना पड़ेगा इसको, जो आप जिस तरह घर में करते हो यूनिवर्सिटी आने से पहले। आप लोग भी कोई काम नहीं हो बॉयज़, आप लोग भी मेकअप करके आते हो। फेशियल वगैरह करके आते हो, मैनीक्योर पेडिक्योर करके आते हो। पता नहीं, सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट काम क्या है? इसको आपने टेस्ट करना है, इसी कोड को आपने टेस्ट करना है। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? 10:55 हुए हैं। क्या टाइम हुआ है? हाँ, 10:10:59 हुए हैं। अभी नहीं, अभी 2 क्वेश्चंस रह गए। पता है मुझे, 12 बजे कोई से। कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी क्वेश्चन नंबर 9, लैब नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9। सो इस क्वेश्चन में ये देखें क्या लिखा हुआ है? द फंक्शन डिजिट रिप्लेसर शुड रिटर्न अ फंक्शन, यानी आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न कोई भी फंक्शन से, वो फंक्शन है एफ डबल ओ फू, दैट फंक्शन एक्सेप्ट्स अ सिंगल नंबर एन, यानी जो फू आपने फंक्शन रिटर्न बैक किया है, इट एक्सेप्ट्स अ सिंगल नंबर एन एंड रिटर्न्स अ नंबर, यानी इसने भी एक नंबर रिटर्न बैक करना है। रिटर्न अ नंबर से वो नंबर है एक्स, वेयर ऑल डिजिट्स दैट रिटर्न ट्रू, यानी इस एक्स के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, रिटर्न ट्रू फॉर प्रेडिकेट हैव बिन रिप्लेस्ड बाय ट्रांसफॉर्मर डिजिट। अब इसका मतलब क्या है ये मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से ये देखें, ये लाइन 275 पे ये नंबर है एन, ये वाला एन। ठीक है, अब इस वाले एन के हर डिजिट को आपने पकड़ना है और
से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, और उस 2 को आपने पास करना है प्रेडिकेट के अंदर। ठीक है, अब प्रेडिकेट के अंदर क्या है, इज इवन, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है, फ्लोर डिवाइड 2। ये डिजिट रिप्लेसर जब फंक्शन कॉल होगा तो इज इवन जाएगा प्रेडिकेट के अंदर, फ्लोर डिवाइड 2 जाएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ये जो एन है, एन के अंदर जो हर डिजिट है, फर्स्ट डिजिट इज 2, 2 को पास करो प्रेडिकेट के अंदर, यानी प्रेडिकेट के अंदर से मुराद इज इवन के अंदर। इज इवन फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। सो इस इवन के अंदर जो डी है इसकी जगह पे आएगा 2। सो रिटर्न क्या बैक होगा, 2%2। आंसर क्या है, हाँ, 2 का 2 के साथ, 2 के साथ रिमाइंडर फाइंड करना है, 0। आगे क्या लिखा है, इक्वल इक्वल टू 0, दिस विल रिटर्न बैक ट्रू। अगर ये इज इवन वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न बैक करे तो आपने क्या करना है, 2 को रिप्लेस करना है एक और डिजिट से। किससे रिप्लेस करना है, ट्रांसफॉर्मर से। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है, फ्लोर डिवाइड 2। ठीक है, सो फ्लोर डिवाइड 2 में ये डिजिट जाएगी डी की जगह पे। सो व्हाट विल बी रिटर्न बैक, डी डबल स्लैश 2, यानी 2, 2 का 2 के साथ कोशंट। सो जब आप 2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कोशंट क्या आया, 1। सो नाउ दिस 2, ये वाला जो 2 है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। ठीक है, अभी एक और करेंगे ना एग्जांपल, फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट डिजिट आपने पकड़नी है, 2 पकड़ने के बाद या 2 के साथ काम करने के बाद नेक्स्ट डिजिट इज 1। ये 1 आपने देना है किसको, प्रेडिकेट को। और प्रेडिकेट किसके अंदर है, प्रेडिकेट के अंदर क्या है, इज इवन। यानी अब इस इज इवन में जो डी है उसके अंदर जाएगा 1, रिटर्न क्या होगा बैक, इसके अंदर 1 है ना, 1%2, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर प्रेडिकेट फॉल्स रिटर्न बैक करे, जो कि अभी कर रहा है, अगर प्रेडिकेट फॉल्स रिटर्न बैक करे तो आपने इस वाले 1 को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि एज इट इज यहां पे लिख देना है। ये देखे 1 एज इट इज लिखा होगा। प्रीवियस केस में क्या हुआ था, 2 जब आपने पास किया था प्रेडिकेट के अंदर, जब आपने प्रेडिकेट फंक्शन को 2 दिया तो जवाब क्या आया, ट्रू। अगर जवाब ट्रू आ जाए तो आपने उस 2 को रिप्लेस करना है एक और डिजिट से। वो डिजिट कहां से आएगी, वो आएगी यहां से, ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर के अंदर है 2 डबल स्लैश 2, आंसर क्या है 1, इसलिए यहां पे आ गया 1। ठीक है, समझ गए ना बात को। ये वाला काम अब आपने करना है। तो आधा थोड़ा सा मैंने लिख दिया, डेफ फू रिटर्न एक्स, इसके बीच में जो कोड आएगा वो आपने खुद लिखना है। और ये डेफ फू एन ये कहाँ पे आएगा, ये इसके अंदर आएगा, डिजिट रिप्लेसर के अंदर। तो लैब 6 में सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, समझने में टफ है, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है। 2 है उसको रिप्लेस करना है 1 से। अगर 1 है, चूंकि आंसर आया फॉल्स, आपने उसको रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 कोड्स कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया, फिर क्वेश्चन 7 भी करवा दिया। अब क्वेश्चन 9, इतना तो कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इतना तो कर सकते हो ना, करो फिर, कोशिश करो फिर। ठीक है, आपने नोट किया कि इसमें एक नंबर है 21098, और आप इसकी एक डिजिट को पकड़ रहे हो, यानी इस नंबर को, इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं पहले उनको सेपरेट करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये वाला कोड करवाया था आपको, ये वाला। नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं पहले सेपरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपने दूसरी बात नोट की है, ये एक्स क्या है, ये एक नया नंबर है। ये नया नंबर कैसे बना है, डिजिट्स को कंबाइन करके, डिजिट्स को कंबाइन करके। तो डिजिट्स को कंबाइन करके नंबर बनाने वाला काम मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको, इस वाले कोड में। यानी अब आपने क्या करना है, ये वाला कोड और ये वाला कोड कंबाइन करके, थोड़ा सा चेंज करके इस फंक्शन के अंदर लिखना है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, इट्स नॉट टफ, ट्राई करो।
ठीक है, करोगे ट्राई आप लोग? नहीं ट्राई करोगे? क्या? हैवी जंप तो हर जगह है। जिस तरह आप जंप मार के ए लेवल से इधर आ गए, हैवी जंप है ना ये। स्कूल से कॉलेज से यूईटी आए हो, हैवी जंप है। तो पढ़ाई में हैवी जंप क्यों नहीं? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? काम था एक नीचे था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों को तो बल्कि खुश होना चाहिए, सारी लैब तो मैंने करवा दी है। 6 करने के लिए सिर्फ एक एक क्वेश्चन बचा है। 9। बल्कि उल्टा आप मुझे कह रहे हो कि हैवी जंप लगा दिया आपने। हैवी जंप क्या है? कोई बात नहीं, हैवी जंप्स लगाओगे तो हैवी डिग्री मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हैवी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिग्री हैवी मिलेगी आपको। अच्छा पढ़ोगे, इंटरव्यू अच्छा दोगे, टेस्ट अच्छा दोगे, हैवी जॉब मिल सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जॉब्स के पीछे क्यों पड़े हुए, आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करो। आप लोग अपनी अपनी एक कंपनी ओपन करो, उसके सीईओ जो है आप खुद बन जाओ। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्काडा की बातें चल रही हैं। कहाँ स्काडा, कहाँ कंपनी? ठीक है, सो अगेन रिमेंबर वन थिंग, सब लोग एक बात जहन में रख लो, गर्ल्स स्पेशली, आप लोग, दाइम आप स्पेशली, आपने तो हैवी जंप लगाना है ना अभी। ये बीएससी की डिग्री का मकसद जॉब नहीं है, याद रख लो, ये मैंने सेमिनार में भी बताया। बीएससी की डिग्री का मकसद जॉब नहीं है, बल्कि टू ट्रेन यू पीपल टू थिंक। हमसे ज़्यादा पैसे शालमी मार्केट में बैठे दुकानदार कमा रहे हैं, 3 3 गाड़ियां उनके पास है, हर महीने, हर महीने छोड़ो, हर रोज़ मोबाइल चेंज करते हैं। डीएचए में उनका 1 कनाल का प्लॉट है। तो अगर आपका टारगेट वो है, अगर आपका टारगेट वो है, आपने प्लॉट लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, पैसे हैं इसमें, इंजीनियरिंग में पैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, पैसे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं तो वेरी सॉरी टू से इंजीनियरिंग में नहीं है, ना पाकिस्तान में है, ना बाहर के ममालिक में है। बाहर के ममालिक में जितने भी बिलीनियर्स हैं ना, बिलीनियर्स, ट्रिलियनियर्स, वो कोई इंजीनियर नहीं है, वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आप सोच लो क्या करना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट रैप अप करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम, ओके प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर, प्लीज़ पे अटेंशन बॉयज़।
लास्ट टाइम ब्लैंक ए में हमने क्या फिल किया था, रेव n-3। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को याद है ये या याद नहीं है। सो रेव ब्रैकेट n कॉमा -3। ठीक है, ये इसका जवाब हमने निकाला था। फिर मैंने कहा था कि ब्लैंक बी, सी और डी आप लोगों ने फिल खुद करने हैं, लेकिन एज़ यूजुअल आप लोगों ने घर जाके कुछ भी नहीं किया। तो तरस खा के अब मैं ये सवाल जो है वो करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपने ब्लैंक बी को फिल करना है। ब्लैंक बी तक पहुंचने के लिए अंडरस्कोर यो फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अंडरस्कोर यो फंक्शन के अंदर कब जाएंगे, जब वो फंक्शन कॉल होगा। गौर से देखो, ब्लैंक ए में फर्ज करो आप ब्लैंक ए के ऊपर खड़े हैं। आर ई वी का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, आर ई वी का मतलब है अंडरस्कोर यो, और आर ई वी के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्कोर यो वाला फंक्शन कॉल होगा। जब अंडरस्कोर यो वाला फंक्शन कॉल होगा, दिस n विल बी ट्रांसफर टू x एंड दिस -3 विल बी ट्रांसफर टू y। ठीक है, और उसके नतीजे में एक नया फ्रेम बनेगा। ये देख सकते हैं, ये नया फ्रेम बन गया, फ्रेम f2 के नाम से। n के अंदर क्या था, -2। n गया x के अंदर, तो यानी x के अंदर फिर क्या आएगा, -2। ये देखें, -2 आ गया x के अंदर। -3 गया y के अंदर, लेकिन आप यहां पे देखो इस फ्रेम में y की वैल्यू है -2, यहाँ पे x की वैल्यू थी -2, यहाँ पे y की वैल्यू थी -3, लेकिन फ्रेम के अंदर y की वैल्यू है -2। यानी कोड के चलने के बाद y की वैल्यू -3 से -2 में कन्वर्ट हो गई है। -3 से -2 कन्वर्ट हो गई, तो -3 से -2 वाला काम किसने किया, इस स्टेटमेंट ने किया। y प्लस इज इक्वल टू 1, y में एक ऐड किया ना, -3 + 1 क्या आंसर आया, -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, जिसके नतीजे में y की वैल्यू -3 से -2 हो गई। इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए b जो ब्लैंक है इसको क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। जब इफ को ट्रू मिलेगा तो इफ के अंदर वाली चीज चलेगी। तो अब मुझे ये बताओ, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, और x और y की वैल्यू जो है वो ये है, x इज -2 एंड y इज -3। बिफोर एंटरिंग द इफ स्टेटमेंट y इज -3। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बदले में ट्रू देगा, समझ गए ना बात को। विच एक्सप्रेशन विल गिव ट्रू, विच एक्सप्रेशन विल बी इवेलुएटेड टू ट्रू। सो y की वैल्यू है -3, क्या -3 लेस देन 0 है, ये ट्रू दे रहा है हमें, इसको टिक कर दो। क्या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है, दे रहा है, -2 इज लेस देन 0। वो और -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, दोनों में से एक, या चलो उर्दू में ट्रांसलेट, या लेस देन हो या इक्वल हो। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू दे रहा है, तो इसको भी टिक कर दें। मल्टीपल ऑप्शंस है इसमें। ठीक है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है, नहीं, क्योंकि x के अंदर -2 है और y के अंदर -3 है। क्या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है, दे रहा है, इसको भी टिक कर दो। क्या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है, नो। क्या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है, इसको भी टिक कर दो। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, 4 पॉसिबल ऑप्शंस, आपने चारों पे चारों टिक करने हैं। सिर्फ एक पे टिक किया, एक नंबर, 4 में से एक नंबर। शुक्र करो ये पहना हुआ है, मैंने सुना नहीं है। दो, एक के एक है तो दो के दो है। क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं 0.5 बता दो। ये इसको भूल जाओ, ये 2 पॉइंट, ये इसको अब ना, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। ठीक है, सो ब्लैंक ब्लैंक बी कंप्लीट हो गई है, ब्लैंक ई भी कंप्लीट, ब्लैंक एफ भी कंप्लीट, और ब्लैंक ए भी कंप्लीट। ठीक है, बी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, कोशिश करता हूँ 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, y की वैल्यू में एक ऐड करने के बाद
हो सकता है कंप्यूटर जो है इस इफ के अंदर चला जाए। हो सकता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये इस ब्लैंक में क्या है, मुझे नहीं पता इस ब्लैंक में क्या है। हो सकता है कंप्यूटर इस इफ के अंदर ना जाए बल्कि डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे आ जाए और इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, समझ गए ना बात को? जिस तरह से मैं सोच के आपको बता रहा हूँ, आपने भी इसी तरह एग्जाम में सोचना है। ठीक है, इधर मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद हो सकता है कंप्यूटर इस इफ के अंदर आ जाए। हो सकता है का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ये ब्लैंक सी क्या है। ब्लैंक सी फॉल्स भी हो सकता है, ब्लैंक सी ट्रू भी हो सकता है। हो सकता है कि कंप्यूटर जो है वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। सो वी आर स्टक राइट नाउ, हम फंस गए, हमें नहीं पता कैसे आगे चलें। तो आप क्या करें, अज्यूम करें, अज्यूम करें कि कंप्यूटर ने इस रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि उसने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो रिटर्न के साथ क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, काफ़ी लंबा एक फंक्शन है। ठीक है, उसको भूल जाओ जो भी लिखा हुआ है ए। ठीक है, एक लैम्डा फंक्शन है, वो रिटर्न बैक हो रहा है किसको, जिसने फ्रेम F2 को क्रिएट किया। फ्रेम F2 को किसने क्रिएट किया, या फ्रेम F2 में या अंडरस्कोर योग के वाले फंक्शन के अंदर हम कैसे आए थे, यहां से आए थे ना, रेव की वजह से। सो दिस लैम्डा फंक्शन विल बी रिटर्न बैक टू REV, यानी इसकी जगह पे आप अज्यूम कर सकते हो कि क्या क्या आ रहा है, क्या आ गया, लैम्डा। और लैम्डा का वो क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ए। तो आप यहां पे लिखो ए। अब लैम्डा ए के साथ लिखा हुआ है रिटर्न। अब दिस लैम्डा ए विल बी रिटर्न बैक टू किसको, जिसने यो अंडरस्कोर फंक्शन को कॉल किया। यो अंडरस्कोर वाले फंक्शन को किसने कॉल किया था लास्ट वीक, याद करो। लास्ट वीक यो अंडरस्कोर वाले फंक्शन को इस पार्ट ने कॉल किया, सिर्फ इस पार्ट ने। ठीक है, इस पार्ट ने कॉल किया। तो अब आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लो इज इक्वल टू इतना लंबा एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा है, फ्लो इज इक्वल टू लैम्डा 3 5 लिखा हुआ। ये वाला लैम्डा रिटर्न हुआ है इसको, और इमेजिन करो कि ये यो अंडरस्कोर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ बल्कि लैम्डा 3 5 लिखा हुआ। ठीक है, समझ गए ना बात को? टफ है ये, कॉम्प्लेक्स है, टफ है, मैं मानता हूँ। टफनेस से गुजरोगे तो आप कुछ बनोगे ना। और ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। किस लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ये टॉपिक जो है टफ है। तो आप क्या कर सकते हो, घर जाके बार बार उसको प्ले बैक करके सुन सकते हो, देख सकते हो, नोट कर सकते हो। कोशिश तो करो, आप कोशिश नहीं कर रहे आप लोग। आप यूईटी लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए हो, कोई किसी छांगा मांगा की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे आप लोग। यूईटी यूईटी लाहौर के ग्रेजुएट्स बन के तो दिखाओ आप लोग। कहीं से लग रहे हो स्टूडेंट्स हो यूईटी लाहौर के, वही कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हो। वही सोच, वही मेंटालिटी, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है। एनीवेज बात कहीं बहुत दूर निकल जाएगी बहरहाल। सो अब फ्लो इज इक्वल टू लैम्डा 3 अब पहुंच गए हो। ठीक है, अब देखो लैम्डा के साथ क्या है, ब्रैकेट्स है, यानी लैम्डा वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। जब लैम्डा वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये जो लैम्डा है ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, लैम्डा ए कॉलन लैम्डा बी ए प्लस बी। ठीक है, सो जब ये वाला लैम्डा फंक्शन कॉल होगा तो ये दिस 3 विल बी ट्रांसफर टू ए, दिस 3 विल बी ट्रांसफर टू ए। एक नया फ्रेम बनेगा, ये देखो ये नया फ्रेम बन चुका है लैम्डा के नाम से। ये देखो ए के अंदर 3 आ चुका है। ठीक है, और फ्रेम के मुताबिक क्या चीज़ रिटर्न बैक हो रही है, एक और लैम्डा फंक्शन रिटर्न बैक हो रहा है। ठीक है, और आप देखो वाकई हमारे इस लैम्डा फंक्शन में एक और लैम्डा फंक्शन मौजूद है और वो रिटर्न बैक हो रहा है। ठीक है, सो फ्रेम के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रूव कर रही हैं कोड को, कोड की चीज़ों को प्रूव कर रही है। ठीक है, किसको रिटर्न बैक होगा, ये जो लैम्डा फंक्शन है ये किसको रिटर्न बैक होगा, जिसने इस वाले लैम्डा को कॉल किया। इस वाले लैम्डा को किसने कॉल किया, इसने। ठीक है, सो नाउ यू कैन इमेजिन दैट
यहाँ पे फ्लो इज इक्वल टू लैम्डा 3 5 नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे लिखा है लैम्डा 5 लिखा हुआ। ठीक है। अब दो तरह के लैम्डा फंक्शन है, एक ये वाला लैम्डा है और एक ये वाला लैम्डा है। दोनों लैम्डा में फर्क क्या है? एक लैम्डा में ए है, एक लैम्डा में ए है, दूसरे लैम्डा में बी है, ये फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है? एक लैम्डा जो है लैम्डा फंक्शन को रिटर्न बैक कर रहा है, जबकि दूसरा लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न बैक कर रहा है? ए प्लस बी को ए प्लस बी को रिटर्न बैक कर रहा है। ठीक है। सो याद रख लो, ये वाला जो लैम्डा फंक्शन है ये लैम्डा ऑफ बी वाला लैम्डा है, लैम्डा ऑफ बी वाला लैम्डा है, ये लैम्डा ऑफ ए वाला लैम्डा नहीं है। ठीक है। अब ये वाला लैम्डा फंक्शन कॉल होगा क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट्स भी हैं और आर्गुमेंट्स भी हैं। जब ये वाला लैम्डा फंक्शन कॉल होगा नया फ्रेम बनेगा। ठीक है। दिस 5 विल बी ट्रांसफर टू बी, ये आप देख सकते हैं बी के अंदर जो है वो 5 जा चुका है। एंड व्हाट विल बी रिटर्न बैक? आपके ख्याल में जब ये वाला लैम्डा फंक्शन चलेगा क्या रिटर्न बैक होगा? ए प्लस बी। ठीक है। अब ए का मतलब क्या है? फ्रेम F4 में। ए तो है ही नहीं, आप तो फ्रेम F4 में है ना, फ्रेम F4 में ए तो है ही नहीं, तो अब पेरेंट फ्रेम में जाएंगे। इसका पेरेंट कौन है? F3। वहां पे ए का मतलब क्या है? 3, तो इसको काट के 3 लिख दो। फ्रेम F4 में बी का मतलब क्या है? 5, इसको काट के 5 लिख दो। 5 + 3 = 8, यानी क्या चीज रिटर्न बैक होगी? 8। लेकिन फ्रेम के मुताबिक क्या चीज रिटर्न बैक हो रही है? -16 रिटर्न बैक हो रही है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेम -16 इज बिन रिटर्न बैक, नॉट 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने ये अज्यूम किया वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला लैम्डा फंक्शन चला है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला लैम्डा फंक्शन नहीं चला, ये वाला चला है। समझ गए ना बात को? अंदर वाला जो लैम्डा फंक्शन है ये वाला, अभी मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ, ये सारा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो ये वाला लैम्डा फंक्शन चला है जिसके नतीजे में ये सारे फ्रेम्स क्रिएट हुए हैं और -16 जो है वो रिटर्न बैक हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात की? इसको चलने के लिए ब्लैंक सी का ट्रू होना जरूरी है। तो ब्लैंक सी के ट्रू होने के लिए फिर कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे? चलो जी बताओ फिर। ये गिवन है, ये देखो ब्लैंक सी फिल करने के लिए ये ऑप्शन है। रिमेंबर एक्स की वैल्यू क्या है? -2। वाई की वैल्यू अब -2 हो चुकी है, अब -2 हो चुकी है, ये याद रख लो। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ये -2 हो चुकी है। चलो अब बताओ, क्या क्या ये ट्रू वापस करेगा? नो। क्या ये ट्रू वापस करेगा? नो। क्या ये ट्रू वापस करेगा? क्या ये ट्रू वापस करेगा? इसको टिक कर दो। क्या ये ट्रू वापस करेगा? क्या ये ट्रू वापस करेगा? एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है, एंड भी है, वाई इज लेस देन जीरो, यस, तो इसको भी टिक करो। तो ब्लैंक सी में दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, वो मैंने टिक कर दिए, ये नहीं है। ठीक है, दो पॉसिबल ऑप्शन। ये सबसे टफ पार्ट था, इस क्वेश्चन का सबसे टफ पार्ट ये है। पहले आपने अज्यूम करना था और अज्यूम करने के बाद आपने आगे बढ़ना था। आगे बढ़ के हमें पता चला कि रिटर्न वैल्यू तो 8 है जबकि फ्रेम के अंदर -16 है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है, हमारी अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत होने का क्या मतलब है कि ये वाला लैम्डा जो है वो चला। ठीक है, क्लियर? बस सिर्फ एक ब्लैंक रह गई है। अब ये तो कर ही सकते हो कि नहीं, 5 ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए हैं, एक ब्लैंक रह गई, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये भी टफ है लेकिन ट्राई जरूर करें। ठीक है। सो अगेन एनी क्वेश्चन, आप एक मीटिंग सेट कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किसी भी टाइम। लेकिन कहाँ डिस्कस करते हैं आप लोग? क्विज ख़त्म हो गया, ख़त्म, क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए, क्विज ख़त्म हो गया, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए, डिस्कस किया करो। ठीक है, आपके टीचर ने एक शिकायत की है आप लोगों की, एक ही तो टीचर है, थ्योरी के कितने टीचर हैं आपके? ठीक, शिकायत ये है कि आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे, मोटिवेटेड नहीं है आप लोग। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये वो बच्चे हैं
जो टिकटॉक देख के बड़े हैं, जो यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन चीज़ों के साथ पले बड़े हैं, तो इनको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। ट्विटर में पिक्चर्स हैं, फेसबुक में पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी कुछ इस तरह के चाहते हो कि इधर भी कोई वीडियो, कोई पिक्चर पाइथन के अंदर हो, जिसके साथ हम कोई काम करें। तो और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। एक लैब ऐसी आएगी जिसमें आपको मैं एक पिक्चर दे दूंगा, और पाइथन कोड यूज़ करके आपने उसको पिक्चर को चेंज करना है। हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पिक्चर डाल दो, और अपनी पिक्चर के ऊपर जो है ना मूछें डाल दो, पाइथन कोड यूज़ करके। ठीक है। सो अगेन आप लोग मुझे बताओ, क्या चीज़ क्या चीज़ जो है वो आपको इस सब्जेक्ट से दूर लेके जा रही है? क्यों आप मोटिवेटेड नहीं हैं? क्यों आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे इस सब्जेक्ट को? या आपके टीचर की तरफ से ये शिकायत आई है? ठीक है, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर अगर आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते तो ठीक है, जाओ बीए इंग्लिश कर लो, बीए इस्लामियात कर लो, बीए उर्दू कर लो, उसमें कौन सा सोचना पड़ता है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊँ, पाइथन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स, कोई चलती हुई चीज़ दिखाऊँ, क्योंकि हम ज़्यादा इंप्रेस होते हैं चलती हुई चीज़ों से। ये नंबर, टेक्स्ट और ये इस तरह की चीज़ों से हम इंप्रेस नहीं होते। ठीक है जी। चलो जी, 11:30 हो गए हैं। बाय बाय के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद आप इस्लामियत का वो भी है, क्विज़ भी है। कितने बजे क्विज़ है इस्लामियत? 12:05। ठीक, उससे पहले पहले फ्री हो जाए। मासूमा को बुला रहे किया कौन?